आज हमको क्या पढ़ाई करनी है, देखो बोर्ड पे हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा है अभी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। ठीक है, अभी वही चल रहा है। अब थोड़ा सा इसमें बाकी रह गया है। अभी हमारा फोकस रहेगा चुंबक के द्विध्रुव के ऊपर कि चुंबक का द्विध्रुव क्या होता है। तो जैसे विद्युत वाले लेसन में पढ़ा था ना कि विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो अलग अलग आवेश को, विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्प दूरी पर जब रखते हैं, समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेश को जब हम अल्प दूरी पर रखते हैं तो उससे बनने वाला एक निकाय जो है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। सॉरी, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बोलो। और उनमें से किसी एक का आवेश और उनके दोनों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसको हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। याद आया कि नहीं? P बराबर 2Ql। तो वहां पर हमको दो अलग अलग आवेश लेके आने होते थे, अलग अलग आवेश को एक बार रखना होता था। ठीक है, दो अलग अलग आवेश होते थे। यहाँ पर चुंबक के कंडीशन में, चुंबक में भी द्विध्रुव होते हैं, लेकिन चुंबक अपने आप में, जितने भी चुंबक होते हैं अपने आप में द्विध्रुव ही होते हैं, क्योंकि हर एक चुंबक में पहले से ही बाय डिफॉल्ट दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसमें किसी दो ध्रुव को पास पास लाने की जरूरत ही नहीं है। हर एक चुंबक अपने साथ दो ध्रुव लेके घूमता है। समझ में आई बात? दो ध्रुव उसके पास पहले से ही होते हैं। कोई भी एक सिंगल ध्रुव का अस्तित्व ही नहीं होता है चुंबक में। ठीक है, कोई ऐसा चुंबक नहीं मिलेगा जिसमें खाली एन ध्रुव हो एस ध्रुव ना हो, या एस ध्रुव हो एन ध्रुव ना हो। ऐसा कोई दुनिया में चुंबक एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ में आई बात? अस्तित्व में ही नहीं रहता। चुंबक अगर है तो बाई डिफॉल्ट उसमें दो ध्रुव जरूर होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो हम कह सकते हैं कि चुंबक अपने आप में एक द्विध्रुव होता है, फिर वो चाहे किसी भी आकार का क्यों ना हो। बात समझ में आई? अगर क्षण चुंबक है तो एक सिरे पे उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा, है कि नहीं? और हर एक ध्रुव की जो सामर्थ्य होती है वो बराबर होती है चुंबक में। तो हमारा अब पूरा फोकस रहेगा चुंबक के ऊपर। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का पोर्शन हमने पूरा पढ़ लिया है, उसके जितने भी प्रभाव है सब पढ़ लिए। ठीक है, अब हम चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। चुंबक के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तुम यूनिट का नाम अच्छे से देख सकते हो, यूनिट का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ही तो पढ़ रहे थे, हैं? अब हम एवं चुंबकत्व लिखा हुआ है, तो अब हमारा फोकस रहेगा चुंबकत्व के ऊपर, यानी कि चुंबक के गुणों के ऊपर, चुंबक के द्विध्रुव के ऊपर। ठीक है, और द्विध्रुव पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में समझेंगे कि जैसे चुंबक क्या होता है और चुंबक के सामान्य गुण क्या होता है। ठीक है, क्षण चुंबक क्या होता है, चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या होती है। ठीक है, ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है, ये कुछ बेसिक चीजें समझ लेंगे तो द्विध्रुव भी समझ में आ जाएगा, है? चुंबक की द्विध्रुव भी समझ में आ जाएगा। बोलो। तो बताओ चुंबक की परिभाषा क्या होती है? कक्षा 10 में पढ़ाया होगा, कक्षा 10 में तुम लोग पढ़े होगे चुंबक की परिभाषा। बता सकते हो चुंबक की परिभाषा? बताओ चुंबक की परिभाषा क्या होती है, क्या होता है चुंबक? मान लिया रैंडमली तुम कहीं पर कोई पत्थर का टुकड़ा पा गए या कोई ठोस वस्तु पा गए, तो कैसे जानोगे कि ये चुंबक है? कैसे पहचान करोगे बताओ? चुंबक की पहचान कैसे करोगे? क्या करके, कौन सा प्रैक्टिकल करोगे कि छोटे छोटे टुकड़ों के पास उसको लेके जाओगे, है ना? और अगर लोहे के टुकड़े उसको आकर्षित कर रहे होंगे या लोहे के टुकड़े उनको आकर्षित कर रहे होंगे चुंबक को, दोनों के बीच आकर्षण बल लग रहा होगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे, तो वो चुंबकीय गुण है उसके अंदर, तो फिर वो चुंबक है कि नहीं? ऐसे तो पता चलता है। बताओ, नहीं आकर्षित करेगा तो वो चुंबक नहीं होगा पत्थर, ये टुकड़ा मिला हुआ है। तो यही तो गुण है, यही तो मेन उसकी खासियत है कि वो लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है ना? तो परिभाषा में क्या लिखोगे बताओ? बग लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ये तो ऐसे लिखोगे। वह पदार्थ जो लोहे के लोहे के टुकड़ों को लोहे के टुकड़ों को वह पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर
लोहे के टुकड़ों को या लोहे से बनी वस्तुओं को, है ना, अपनी ओर, वह पदार्थ लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित, आकर्षित करता है, लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वे पदार्थ चुंबक कहलाते हैं। वे पदार्थ चुंबक कहलाते हैं। चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, चुंबक कहलाते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। चुंबक दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। बताएगा कोई कौन कौन से दो प्रकार के? बताओ। प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। इसको हम अभी नीचे करके लिखवाएंगे। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है बताओ? प्राकृतिक चुंबक यानी नेचुरल मैग्नेट, जो बने बनाए हमको मिल जाते हैं जमीन में खनिज के रूप में। जो पदार्थ हमको जमीन से खनिज के रूप में प्राप्त होते हैं और उनमें चुंबकीय गुण होता है। वो लोहे के छोटे छोटे गुणों को अपने तरफ आकर्षित करने का गुण होता है, तो फिर तो उनको चुंबक कहोगे ना। और जमीन के निकाले गए खनिज के रूप में है तो उनको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, जैसे मैग्नेटाइट का पत्थर, जैसे मैग्ने हाँ बिल्कुल, अभी लिखवाएंगे ये बात। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट पत्थर, ये एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट पत्थर मैं, और इसका जो रासायनिक हो गया Fe3O4, ये एक प्रकार का अयस्क भी तो है आयरन का। देखो ये एक प्राकृतिक। नंबर दो, कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक ऐसे चुंबक होते हैं जिनका निर्माण फैक्ट्रियों में, कारखानों में, लैब में मनुष्यों के द्वारा मशीनों के द्वारा होता है। ठीक है, बोलो। इनका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है, बड़े बड़े कारखानों में होता है इनका निर्माण। ठीक है, लोहे के, निकेल के द्वारा, इस्पात के द्वारा, है ना, इन सब चीजों का, क्रोमियम के द्वारा, इनका, इन सब धातुओं का उपयोग करके ये चुंबक बनाया जाता है। ये चुंबक जो होते हैं इस चुंबक की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा प्रबलता वाले होते हैं। इनका चुंबकत्व इनकी अपेक्षा ज्यादा होता है। समझ में आई बात? हाँ। और इनके कई आकार भी मिलते हैं, जैसे नाल चुंबक, नाल चुंबक और क्षण चुंबक, ये सब प्राकृतिक चुंबक है। क्षण चुंबक, ये सब कृत्रिम चुंबक है। कृत्रिम चुंबक, नाल चुंबक, क्षण चुंबक, चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई, ये भी एक कृत्रिम चुंबक है। चुंबकीय सुई आदि, ये सब कृत्रिम चुंबक है। ठीक है, ये सब कृत्रिम चुंबक है। इसके बाद एक घड़ी बना लो चुंबकत्व। चुंबकत्व की परिभाषा पढ़ो। चुंबकत्व क्या होता है? चुंबकत्व चुंबकीय पदार्थों का गुण है। अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, चुंबक द्वारा, चुंबक द्वारा लोहे के, लोहे के टुकड़ों या वस्तुओं, या वस्तुओं, लोहे के टुकड़ों या वस्तुओं को अपनी ओर, अपनी ओर, अपनी ओर आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित करने, अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को, गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक का
चुंबक चुंबकत्व कहलाता है। तो समझ में आई बात। चुंबकत्व एक गुण है, लोहे के वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म कहते हैं इसको। ठीक है, और जिस चुंबक में ये गुण ज्यादा होगा वो चुंबक ज्यादा शक्तिशाली होगा, है कि नहीं। जैसे ईमानदार व्यक्ति और ईमानदारी, ईमानदार व्यक्ति तो कोई व्यक्ति हो गया और ईमानदारी उसके अंदर का गुण हो गया। समझ में आई बात। जिस व्यक्ति के अंदर ज्यादा ईमानदारी वो ज्यादा ईमानदार व्यक्ति होगा। बोलो, ईमानदारी एक तो गुण है, बोलो प्रॉपर्टी है। ऐसे ही यहाँ चुंबक और चुंबकत्व के बीच अंतर होता है। चुंबक एक पदार्थ का नाम है और चुंबकत्व उस पदार्थ के गुण का नाम है। बोलो, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं बताओ। तो चुंबकत्व गुण को कहते हैं और जिसमें चुंबकत्व का गुण ज्यादा वो चुंबक उतना ही शक्तिशाली। तो यहाँ पे एक बात और लिख लो नोट करके, यहाँ पे नोट करके बात लिख लो। यहाँ पे ये लिख लो कि कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक की या कृत्रिम चुंबक का लिख लो चुंबकत्व, कृत्रिम चुंबक का चुंबकत्व प्राकृतिक चुंबकों से, प्राकृतिक चुंबकों से बहुत अधिक होता है, प्राकृतिक चुंबकों से बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। कृत्रिम चुंबक प्राकृतिक चुंबकों की तुलना में इनके अंदर ज्यादा चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, इसलिए कृत्रिम चुंबक ज्यादा प्रबल होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक को याद रखना ये बात। तो मैंने चुंबक का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, चुंबक क्या है, चुंबकत्व क्या है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, आई बात समझ में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चुंबक के सामान्य गुण। यहाँ पे हेडिंग बना दो गेट पे, चुंबक के सामान्य गुण। चुंबक के सामान्य गुण, सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। चुंबक के सामान्य गुण सबको आने चाहिए, क्योंकि ये कक्षा 10 में भी पढ़ाया जाता है। चुंबक के बारे में 10 में भी है थोड़ा सा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वहां भी है, वहां बस थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा। और यहाँ देखो कितना बड़ा चैप्टर है, खत्म ही नहीं हो रहा जल्दी। अब बस यही लास्ट चल रहा है, चुंबक तो पूरा पढ़ लो, पूरा चुंबक तो पढ़ लो, बस लास्ट है, समझ लो। समझ गए, चुंबक के सामान्य गुण या लक्षण। ठीक, एक ही बात है। पहला गुण देखो इसका, पहला गुण है कि चुंबक के पास कितने ध्रुव होते हैं बताओ। तो यहाँ पे लिखोगे चुंबक, चुंबक द्विध्रुव होता है। ऐसे लिखो, चुंबक दो ध्रुवीय होता है, मतलब पहले से ही वो द्विध्रुव बना हुआ है, उसको द्विध्रुव बनने की जरूरत ही नहीं, वो पहले बाई डिफॉल्ट दो ध्रुव है या नहीं बताओ। तो चुंबक जो होता है वो द्विध्रुवी होता है। अच्छा, ये बात पता कैसे चलेगी द्विध्रुव होता है और कौन सा ध्रुव कैसा है, ये कैसे पता चलेगा। तो किसी भी चुंबक को, हाँ किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांध करके लटका दो, तो उसका एक ध्रुव उत्तर दिशा में और एक ध्रुव दक्षिण दिशा में अपने आप ठहर जाएगा। समझ में आई बात। तो जो उत्तर दिशा में ध्रुव ठहरेगा वो उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, जो दक्षिण दिशा में ठहरेगा वो दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। दो ध्रुव हो गए उसके पास, आई बात समझ में। तो ऐसे मतलब जैसे कोई चुंबक है ना, ये कोई चुंबक है, ये चुंबक है, चित्र जरूर बनाना, लिखना कम भले ही लेकिन चित्र जरूर बनाना। ये चुंबक है
और इस चुंबक को तुमने स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांध दिया, कुछ इस तरीके से बांध दिया धागे से, ऐसा लटका दिया स्वतंत्रता पूर्वक बांध करके। ठीक है, तो इधर है उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा में इसका उत्तरी ध्रुव ठहर जाएगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव। बताओ अंश समझ में आ रहा है? दूसरा सिरा इसका जो होगा वो दक्षिण दिशा में ठहर जाएगा, दक्षिण दिशा। तो ये वाला सिरा क्या कहलाएगा? दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि हर एक चुंबक के पास पहले से ही दो ध्रुव होता है। चित्र बनेगा, ये लिखने के बाद ये चित्र बनेगा। हो गया पहला गुण। पृथकृत ध्रुव का कोई अस्तित्व, पृथकृत ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, नहीं होता। जैसे ही कोई नया चुंबक बनता है ना, वैसे ही अपने आप दो ध्रुव में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कभी भी हम दोनों ध्रुवों को अलग अलग नहीं कर। मान लिया हमको हमारे पास कोई क्षण चुंबक है और उसको हम बीच से तोड़ दें, तो क्या दोनों ध्रुव अलग हो जाएंगे या नो अलग हो जाएंगे? नहीं अलग होंगे, और दोनों जो पड़े जो होंगे फिर एक नए नए चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे, तो उसमें भी अलग अलग ध्रुव बन जाएंगे। समझ में आई बात? कुछ इस तरीके से देखो, डायग्राम बनाना जरूर, डायग्राम से चीजें एकदम क्लियर होगी। जैसे हमारे पास ये क्षण चुंबक है, ये क्षण चुंबक है, इसको बार मैग्नेट कहते हैं अंग्रेजी में, बार मैग्नेट, ये क्षण चुंबक है। ठीक है, इसका एक ध्रुव इधर उत्तरी ध्रुव कहलाता है, ये एस ध्रुव। क्या करें, इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ दें, बीच से तोड़ देंगे या काट देंगे, ऐसे ऐसे काट दिया। जब इसको हम बीच से काट देंगे तो क्या इनके दोनों ध्रुव अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे अलग, क्योंकि एक सिंगल ध्रुव का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है ना। तो ये वाला जो एन है वो एन ही रहेगा, ये वाला एस था ये एस ही रहेगा, बस यहाँ पे नए ध्रुव आ जाएंगे। यहाँ एन है तो यहाँ कौन आ जाएगा बताओ? एस ध्रुव आ जाएगा, और यहाँ एन है एस हो तो यहाँ एन ध्रुव आ जाएंगे, नए चुंबक बन जाएंगे तोड़ने पर। बताओ, और इनको भी अगर दो भागों में तोड़ दोगे तो फिर दो नए चुंबक तैयार हो जाएंगे। ये तो सबको समझना चाहिए ना गुरु, तभी तो आगे की कहानी समझ में आएगी। ये पता लगा तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तुम दोनों ध्रुवों को अलग करने पे तुले हो कि हम दोनों ध्रुवों को अलग करके मानेंगे, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए। और तुम चुंबक को तोड़े पे जा रहे हो, तोड़े जा रहे हो, तोड़े जा रहे हो, काटे जा रहे हो, हैं? सारी मेहनत वेस्ट ही तो कर रहे हो। तुमको पहले से पता ही नहीं है कि ध्रुव अलग नहीं हो सकते हैं, और तुम कह रहे हो नहीं हम हिम्मत नहीं हारेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए ध्रुव को अलग करके मानेंगे। तो खूब ज्यादा तोड़ चुंबक लेके आ रहे हो और सबको तोड़ना शुरू कर दिए, सबको काटे जा रहे हो, अलग अलग किए जा रहे हो, तो सारी मेहनत बेकार जाएगी कि नहीं? अगर तुमको पहले से पता होगा हम चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्यों करोगे ये काम? कोई करेगा ये काम अगर उसको पता होगा कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते? कौन अलग करने बैठेगा बताओ? ये एन तो ये एस। बोलो, डायग्राम ऐसा बनाओ कि एग्जामिनर दूर से देख करके खट से नंबर दे दे, पढ़े ही ना कुछ, खाली डायग्राम ही देख ले। बताओ बताओ, इधर वाला तोड़े के ना तो इधर वाला ऐसा रहेगा तो इधर अपने आप ही होगा कि नहीं होगा? बताओ। हम्म? इसको देख के पता चल रहा है कि इसमें इसमें क्या बताया जा रहा है। इस हेडिंग में बताया जा रहा है कि चुंबक को चाहे कितना तोड़ दो उसके ध्रुव अलग नहीं होंगे, एक ध्रुव का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। बोलो, क्लियर हो रही बात? थर्ड नंबर, तीसरा नंबर गुण देखो, सजातीय ध्रुव, सजातीय ध्रुव, सजातीय ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बताओ? प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। ठीक है, तथा
चुंबक के जो विजातीय ध्रुव होते हैं, विजातीय मतलब अलग अलग, विजातीय ध्रुव मतलब अलग अलग ध्रुव, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये भी बात सबको पता होनी चाहिए। आकर्षित, आकर्षित करते हैं। कभी चेक किए हो ये काम करके देखे होगे ना बचपन में। एक तरफ चुंबक चिपकता है तो दूसरी तरफ नहीं चिपकता है, दूर भागता है। तो जहाँ पे दूर भागता है वहां पे ध्रुव एक समान होंगे फिर, है। और जिधर चिपक रहा होगा, आकर्षित कर रहा है, वहां ध्रुव विपरीत होंगे, तभी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे। बोलो समझ में आई बात है। जैसे देखो सभी चित्र बना ले तो देखो, जैसे ये दो ध्रुव है, एक चुंबक यहाँ एन है और यहाँ एस है, और इसके पड़ोस में रखा हुआ दूसरा चुंबक, ठीक है, इधर एन है और इधर एस है। एक काम करो, पहले सजाती वाला कर लो, एस और यहाँ एस, ठीक। तो यहाँ पे देखो दोनों ध्रुव समान है, सजाती, सजाती, सजाती ध्रुव, दोनों सजाती ध्रुव यहाँ और यहाँ। तो इनके इनके बीच क्या लगेगा बताओ, इनके इनके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ये इधर भागने की कोशिश करेगा, ये इधर भागने की कोशिश करेगा, है कि नहीं बताओ। चाहे एन एन को पास लेके आ जाओ, एन एन को पास लाओगे तब भी यही काम होगा। इधर एन कर दो, इधर एस कर दो, इधर एन इधर एस, तब भी एक दूसरे को दूर भगाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये सजातीय ध्रुव है। तो इसमें भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, बोलो, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ठीक है। ये एक तो कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन में क्या करो, दूसरी कंडीशन में चुंबक के ध्रुवों को, विजातीय ध्रुवों को पास पास ले आओ। विजातीय ध्रुव मतलब इधर या न हो इधर या तो, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षण, आकर्षित करेंगे, ठीक है। ये है विजातीय ध्रुव, विजातीय ध्रुव, ठीक। बताओ जल्दी से करो इसको, फिर बता दे बस। तो अब हमारे पास चौथा गुण देखो, तीन गुण हमने बता दिए, चौथा गुण देखो, 4 नंबर का। देखो, देखो चुंबक की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव से निकलते हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाते हैं। ये भी एक प्रकार का गुण ही है, तो है चुंबक का। एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलते हैं। उत्तरी ध्रुव मतलब एन ध्रुव, एन ध्रुव से निकलकर, एन ध्रुव से निकलकर कहाँ प्रवेश करेंगे बताओ, एस ध्रुव में प्रवेश कर, एस ध्रुव में प्रवेश करते हैं। एस ध्रुव में प्रवेश करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के एन ध्रुव से निकलते हैं, एस ध्रुव में प्रवेश कर जाते हैं। ये दिशा उल्टी होती है तथा चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर, उल्टा कर दो इसका, एस ध्रुव से, एक मिनट ऐसे लिखो, चुंबक के अंदर चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एस ध्रुव, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, एस ध्रुव से
एन ध्रुव की ओर होती है, की ओर होती है। इस बात को भी डायग्राम के द्वारा समझा सकते हो। ये चुंबक बना लो, ऐसे ऐसे सर चुंबक बनाओ, ये और इधर बना दो एन ध्रुव, इधर एन ध्रुव, और इधर बल रेखा बना दो। बाहर की तरफ जो बल रेखा गई, इसकी दिशा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, और यही बल रेखा अंदर की तरफ भी मूव करेगी इधर। इसकी दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ, ये दिशा होती है, ये दिशा। ठीक, इस तरीके से बना लो, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। इस तरीके से बहुत सारी बल रेखाएं यहाँ उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, और बहुत सारी बल रेखाएं, सारी की सारी बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, हाँ, ये बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं, यहाँ से निकलते हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है, चुंबक के बाहर और अंदर। इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं चुंबक के रिलेटेड। सबसे पहले हेडिंग बनाओ, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। अक्ष को तो एक्सिस कहते हैं ना, पहले लेसन से पढ़ते आ रहे हैं। चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक चुंबक में दो अक्ष है, चुंबक के दो अक्ष है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ठीक, दोनों अक्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, बिल्कुल सीधी रेखा, दोनों अक्षों को मिलाने वाली सीधी रेखा जो होती है, वो सीधी रेखा ही चुंबकीय अक्ष कहलाती है। आई बात समझ में? चुंबकीय अक्ष क्या होता है, वो क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। यहाँ से लिखो, चुंबक के दोनों ध्रुवों को, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। बताओ, ये बात याद हो जाएगी? दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं, याद हो जाएगी ये बात? ये छोटे छोटे कुछ परिभाषाएं हैं, समझ लो, चुंबक से संबंधित है ना। चलो, चुंबक की प्रभावी लंबाई, इसको चुंबक की लंबाई भी कहते हैं। चुंबक की प्रभावी लंबाई, चुंबक की प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव मैग्नेटिक लेंथ, चुंबक की प्रभावी लंबाई। चुंबकीय देखो, बहुत आसान है समझना। ऊपर तो मैंने चुंबकीय अक्ष पढ़ाया, और चुंबकीय अक्ष है दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा। और चुंबक की प्रभावी लंबाई भी ऐसे ही समझ लो कि दो ध्रुव है और दोनों ध्रुवों के मिलाने वाली रेखा मिल गई, चुंबकीय अक्ष मिल गई। ठीक, तो चुंबकीय अक्ष कितनी लंबी है? दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, वही तो होगी। बताओ, इस चुंबकीय अक्ष की लंबाई निकालना है तो कैसे निकालोगे? दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी तो निकालोगे, और किसी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है वही चुंबक की प्रभावी लंबाई होती है। समझ में आई बात? ऊपर कोई दूरी थोड़े है, ये मत समझना उस चुंबकीय अक्ष का मतलब कोई दूरी है। चुंबकीय अक्ष उस रेखा का नाम है। जैसे तुम लोगों ने कक्षा 10 में प्रकाश वाले लेसन में मुख्य अक्ष पढ़ा था, दर्पण के लिए, लेंस के लिए, तो क्या उसकी कोई लंबाई होती थी? नहीं, बस इतना कहते थे कि जो रेखा
दर्पण के ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, वो दर्पण की मुख्य अक्ष रेखा कहलाती है। इसकी लंबाई कितनी भी हो सकती है, और रेखा का नाम अक्ष है, मुख्य अक्ष। यहाँ पर चुंबकीय अक्ष उस रेखा का नाम है जो दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई जाती है, दोनों को मिला करके चलती है। समझ में आई बात? और दोनों ध्रुवों के जो बीच की दूरी होती है उसको प्रभावी लंबाई कहते हैं, दूरी। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, चुंबक के दोनों ध्रुवों चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, चुंबक की प्रभावी लंबाई, या लंबाई भी कह सकते हो, प्रभावी लंबाई या लंबाई कहते हैं। दोनों की प्रभावी लंबाई को एल से लिखते हैं, इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एल से। एग्जाम्पल देखो, ऊपर का मिटा दे, देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास कोई ऐसा चुंबक है, अगर थर चुंबक है तब तो बड़ा आसान है निकालना। देखो जरा यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, अच्छा जैसे हमारे पास कोई थर चुंबक है, ये थर चुंबक है और ये उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, तो इनके बीच की जो दूरी होगी ना, इनके बीच की जो दूरी होगी वही तो इसकी प्रभावी लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक, यही तो एल होगी। बताओ, ये तो मैंने लिखा है, देखो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, एल है, तो बताइए प्रभावी लंबाई होगी कि नहीं? ये है प्रभावी लंबाई, या खाली लंबाई भी लिख सकते हो। ठीक है, और अक्ष रेखा कौन होगी? दोनों ध्रुवों से जाएगी जो रेखा, ये रेखा यहाँ से जा रही है, ये अक्ष रेखा है, ये अक्ष रेखा है। बोलो, चुंबकीय अक्ष रेखा जिसको कहेंगे, बोलो तरीके। कुछ इस तरीके से चुंबक, ये चुंबक है, यहाँ पे थोड़ा सा पतला सा लग रहा होगा, ऐसा कर दो। ठीक है, अर्धवृत्ताकार चुंबक है, इसका एक ध्रुव एन है, दूसरा ध्रुव एस होगा। बोलो, है अर्धवृत्ताकार चुंबक? बताओ फिरोज, आया समझ में? आप बताओ जरा इसकी प्रभावी लंबाई क्या? इस अर्धवृत्त का केंद्र है यहाँ पे, इसकी त्रिज्या जो है वो आर है, कैपिटल आर। बताओ इसकी प्रभावी लंबाई क्या होगी? क्या होगी बोलो? त्रिज्या, ये क्या लिखा हुआ है? दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कैसे नापोगे? यहाँ एक ध्रुव है, यहाँ एक ध्रुव है, बीच की दूरी यही तो नापोगे, ये होगी दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। और ये जो बीच की दूरी है इस अर्धवृत्त का व्यास है कि नहीं है? यहाँ से यहाँ तक तो त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? रेडियस है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक दूरी थोड़े नापनी है, पूरी दूरी यहाँ तक लेनी, तो इसका जस्ट डबल दूरी होगा कि नहीं होगा? तो ये इसका व्यास ही तो, अर्धवृत्त का जो व्यास होता है वही उसकी प्रभावी लंबाई है। ये नहीं कि तुम इसको नापना शुरू कर दो, ये नहीं नापना, इसको पकड़ के ऐसे नाप दिए। ठीक है, सीधे सीधे देखो कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये होगी प्रभावी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास, जिसको हम 2r कहेंगे। अगर त्रिज्या r है तो प्रभावी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। दंड चुंबक की प्रभावी 5/6 गुणे, यहाँ अर्धवृत्ताकार लिखो, अर्धवृत्ताकार चुंबक की प्रभावी लंबाई, अर्धवृत्त का माध्य व्यास, इस फार्मूले से निकल सकता है, माध्य व्यास।
इसको लिख लेना। इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी चुंबक से संबंधित, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, तो जरूरी परिभाषाएं थी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? बोलो। अगली हेडिंग बनाओ। देखो आज पढ़ने के लिए क्या है हमारे पास, देखो बोर्ड पे सब लोग तीव्रता। हालांकि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम चुंबक से रिलेट करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आज हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है? आज हमारे पास पढ़ने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम इससे पहले भी एक हेडिंग में पढ़ चुके हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र हमने शुरुआत किया था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मैंने शुरू किया था पढ़ाना। पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया था, बताओ। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, उसको हम चुंबक से रिलेट करके समझेंगे। और चुंबक, हर चुंबक में हमने बताया था कि अगर कोई चुंबक है ना, तो उस चुंबक में बाई डिफॉल्ट पहले से ही उसके पास दो ध्रुव होते हैं। हर एक चुंबक अपने आप में द्विध्रुव होता है, क्योंकि उसके पास पहले से ही दो ध्रुव, उनको दो ध्रुव आसपास लाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई ध्रुव लेके आओ फिर निकाय बनाओ, अल्प दूरी पे रखो, समान परिमाण के दो ध्रुव लेके आओ, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। चुंबक पहले से ही दो ध्रुव बना हुआ होता है, चाहे कोई भी आकार हो, चाहे वो नाल आकार में हो, चाहे वो वृत्त के आकार में हो, चाहे किसी भी आकार, वलय के आकार में हो, है ना। वो पहले से ही उसमें दो ध्रुव होते हैं, चाहे कोई भी आकार में हो। ठीक है। और ध्रुव के ये जो ध्रुव होते हैं ना, ये वाले, इनको कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य। इनके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या किसी चुंबकीय क्षेत्र में इसके ऊपर लगने वाला जो बल होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो बल उत्पन्न होता है उसको कहते हैं चुंबकीय सामर्थ्य। क्या कहते हैं? चुंबकीय सामर्थ्य। इसको एम से प्रदर्शित करते हैं, एम, ये भी एम। अब दोनों को अलग अलग दिखाने के, एक को पॉजिटिव एम से लिख देते हैं, एक को माइनस एम से लिख देते हैं। पर परिभाषा कैसे समझेंगे हम लोग? ये सामर्थ्य समझ गए होंगे ना, ध्रुव के अपनी अपनी सामर्थ्य है। ठीक है, कि ध्रुव का मतलब होता है कोई एक सिरा, या तो n वाला या तो s वाला। कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र है ना, कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में किसी दूसरे चुंबक का एकांक परीक्षण ध्रुव, ये परीक्षण ध्रुव कहोगे इसको, या चुंबकीय ध्रुव कह लो, एकांक परीक्षण ध्रुव, या वाला n वाला या तो s वाला। ठीक, किसी चुंबक का एकांक परीक्षण चुंबकीय ध्रुव को अगर हम रख देते हैं, तो उस पर जितना बल लगेगा, उस बल को उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ऐसा समझ लो, जैसे विद्युत क्षेत्र की परिभाषा समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा ऐसे तो थी कि किसी विद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में या रखने पर उस पर जितना बल लगता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। याद आया? किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश को रखने पर, एकांक धन परीक्षण आवेश को रखने पर, आवेश को रखने पर, एकांक माने एक यूनिट, यूनिट यानी एक कोलाम मान लो, धन परीक्षण बहुत छोटा मान हो, धन परीक्षण मतलब एकांक भी हो वो छोटा हो, और उसको यहाँ पे रख दो, तो उसके ऊपर जितना बल लगेगा वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। जिस दिशा में बल लगेगा वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ये बात विद्युत वाले लेसन में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? इसको अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और यहाँ पर आवेश को हम Q रख रहे हैं, Q0, तो फार्मूला क्या बनता था? E बराबर F/Q0। ये तो फार्मूला बनता था। याद आया? बिल्कुल ऐसे ही समझ लो कि अब विद्युत क्षेत्र नहीं है, अब चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ है पहले से ही, और पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र में हम किसको लेके आ रहे हैं? किसी चुंबक के किसी एक ध्रुव को लेके आ रहे हैं इसकी तरफ। पृथक नहीं होते हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि एक ध्रुव पे कितना बल लग रहा है। बल अगर हम देख रहे तो एक ध्रुव पे, तो अगर एकांक चुंबकीय ध्रुव को अगर हम लेके आते हैं, रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, उस पे जितना बल लग रहा है वो उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। बिल्कुल उसी तरीके से है। आई बात समझ में?
देखो परिभाषा इसकी समझो। देखो चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप उस बिंदु पर, उस बिंदु पर ऐसा लिखना है, प्रति एकांक परीक्षण, परीक्षण चुंबकीय ध्रुव, परीक्षण चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाले बल की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाले बल से ज्ञात किए जाते हैं। एकांक परीक्षण चुंबकीय ध्रुव भी है, ठीक। यदि यदि किसी यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबकीय क्षेत्र P में एक एकांक परीक्षण चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव को हम एम नॉट से लिख देंगे। एम सामर्थ्य को तो एम से लिखते हैं, एकांक परीक्षण पर चुंबकीय ध्रुव एम नॉट पर, अब एम नॉट रखा है तो उस पर बल लग रहा है, तो एम पर एफ बल लग रहा है, आरोपित होता है, आरोपित होता है। तो अगर एफ बल आरोपित होता है, इसलिए उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर एफ अपान एम नॉट, एफ अपान एम नॉट, ये होगा फार्मूला। बी बराबर एफ अपान एम नॉट, जैसे वहां था ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, एफ बराबर ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट था नहीं था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, यहाँ होगा बी बराबर एफ अपान एम नॉट। बी है चुंबकीय क्षेत्र का मान, एफ है उस पर लगने वाला बल, और एम नॉट क्या है, एकांक परीक्षण चुंबकीय ध्रुव, एम है यहाँ से यहाँ तक। हाँ, चाहे एन हो चाहे एस हो, कोई भी ध्रुव, चुंबक का ध्रुव है। एम एम नॉट क्या है, एक चुंबक का कोई एक ध्रुव है, उसका मान एकांक है, ठीक। उसमें धन परीक्षण मान लेते हैं क्यू नॉट। बोलो। अच्छा, इसके पहले जो मैंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी, जब मैंने लेसन शुरू किया था, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैंने कैसे बताई थी, कोई आइडिया है, कुछ बता सकता है? और चुंबकीय क्षेत्र में हम एक तार लेते थे और तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते थे, ठीक, समझ रहे हो मेरी बात को। और फिर उस लंबवत तार में उसकी लंबाई 1 मीटर लेते थे और उसमें हम 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करते थे, तो उसके ऊपर एक बल लगता था तार में, क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है ना, तो जितना बल उस तार के ऊपर आरोपित होता है वह उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे। कुछ दिमाग में समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, बताओ बताओ। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ना, इस तरह से देखो बोर्ड पे, और इसमें अगर हम कोई तार रख देते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो फिर बल लगेगा कि नहीं लगेगा? इसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। याद आया? लॉरेंस बल तो आवेश पे लगता है, और तभी आवेश पे जब बल लगेगा तो इस तार में भी तो बल लगेगा। जब एक आवेश की बात करते तो वो लॉरेंस बल हो जाता है। बोलो।
तो अगर हम इसमें पहनने वाली इसकी लंबाई को, अच्छा इसका मान कैसे निकालते थे, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। बताओ, अगर तार में बहने वाली धारा लंबा हो तो साइन थीटा हट जाएगा। बोलो, अब तार की लंबाई अगर एक है, तार की लंबाई अगर एक है तो एल भी हट जाएगा। और अगर तार में धारा आई बराबर 1 एम्पीयर बह रही है तो आई भी हट जाएगा। तो जितना बल लगेगा तार पे वही तो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा उस बिंदु पर। तो ऐसे तो मैंने लिखवाया था कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक लंबाई का तार उसके लंबवत रखा है और उसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो जितना बल उस तार पर आरोपित होगा वही बल उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। देख लो, और ये परिभाषा मैंने लिखवाई थी, नहीं लिखवाई थी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा यही तो है। और इस फार्मूले से हम मात्रक भी निकाल लेते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये तो पढ़ाया था मैंने। बोलो, एक मिनट, ये फार्मूला हो, ये होता है मात्रक, एफ बराबर आई बी एल होता है। तो यहाँ से बी का मात्रक निकालने के लिए हमको क्या करना है, बी आई और एल को नीचे लाना पड़ेगा। तो एफ बटा आई गुणे एल होगा, तो मात्रक बनेगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये भी मैंने निकाल के बता दिया है पीछे, ठीक है। ये सब सारे लेक्चर वीडियो पड़े हुए हैं मोबाइल में। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम दूसरे एंगल से देख रहे हैं, चुंबक के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, धारा के पर्सपेक्टिव में नहीं देख। देखो कहा यहाँ पे धारा है क्या, क्योंकि हम चुंबकत्व पढ़ रहे हैं, चुंबकत्व पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव नहीं पढ़ रहे हैं। तो पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ना था उसमें पढ़ लिए, बहुत कुछ सीख लिया उसमें। यहाँ हम चुंबकत्व पढ़ रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक परिभाषा लिखो, है मात्रा लो, ये लिख दो, दोनों लिख सकते हो, ये लिख दो, ये कुछ ज्यादा बढ़िया लग रही है, इसमें मात्रा भी बता सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ चुंबक को देख रहे हो, धारा से कोई मतलब ही नहीं है, तो तुमको ये परिभाषा लिखना है सिर्फ चुंबक के लिए, ये परिभाषा, ये अब समझ में भी आ गया होगा। कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक को ला रहे हो, तो चुंबक का जो ध्रुव होगा उस उस ध्रुव का मान अगर एकांक परीक्षण चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव है, एकांक परीक्षण चुंबकीय ध्रुव है उसका मान, इसको हम नौ से लिखते हैं, तो उस पर जितना बल लगेगा वही उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। और बी बराबर एफ अपान एम नॉट होता है इसका मान, सूत्र। आया समझ में? बोलो, अब एक बात और लिख लो इसमें नई लाइन से, इसका मात्रक लिख लो, इसका इसका और इसे टेस्ला भी कहते हैं, टेस्ला, इसका मात्रक टेस्ला भी होता है, ठीक कहते हैं। न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर को टेस्ला कहते हैं। निकोला टेस्ला के नाम से टेस्ला नाम पड़ा है, निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक। हाँ, निकोला टेस्ला है ना, टी से प्रदर्शित करेंगे। बी का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र एल की पावर 0, टी की पावर 2 और ए की पावर -1, ये है इसका विमीय सूत्र। m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 2, a की पावर -1। कोई बताएगा सीरियस में मात्रा क्या होता है? गॉस, गॉस। और एक गॉस कितने टेस्ला के बराबर होता है बताओ जरा? टेस्ला के 10 की पावर -4 टेस्ला के। समझ में आया? तो गॉस, टेस्ला और न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, ये सब चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं, याद रखोगे, ये सब चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक। उम्मीद है समझ में आई होगी हेडिंग ये वाली। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ध्रुव पर लगने वाले बल के द्वारा हम निकाल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फार्मूले से। के बाद कुछ किताबों में कुछ टीचर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक नाम देते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। और चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में क्या अंतर है, कोई बताएगा? चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में क्या अंतर है, कोई बताएगा? कोई अंतर नहीं है, चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कोई अंतर नहीं है, ठीक। लेकिन लेकिन
यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं हमारे हिसाब से, हमारी समझ के हिसाब से चुंबकीय बल रेखाएं के नाम सही नहीं लग रहा है। ये नाम सही नहीं में बल है बल। ये बल शब्द होना ठीक नहीं लग रहा है हमारे हिसाब से। ठीक, क्यों? क्योंकि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, चुंबक के चारों तरफ एक बंद वक्र बनाती हुई कर्व रेखाएं होती हैं। यही तो होते हैं, जिसकी दिशा जैसे, और ये क्या बताते हैं, ये क्या प्रदर्शित करते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र को ही तो प्रदर्शित करते हैं। क्या क्या बल को प्रदर्शित कर रहे हैं? बल नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। और हर एक बिंदु पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींच दें चुंबकीय सुई रख करके, और देखें कि उसका जो सिरा है एन से एस की तरफ जा रहा है, किधर घूम रहा है ना? अगर ये एन है एस है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र सुई रखेंगे तो चुंबकीय सुई की जो नोक होगी वो कुछ एन वाली जो होगी वो ऊपर की तरफ, एस वाली इधर की तरफ होगी, ऐसे ऐसे तो घूमेगी। तो एस से एन की तरफ उसकी दिशा भी होगी अगर स्पर्श रेखा खींचे। तो ये रेखा जो है उनको क्या बता रही है? सिर्फ यही तो बता रही है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। बल की दिशा थोड़ी बता रही है। बल से इससे पता नहीं चल रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहना उचित लग रहा है कि चुंबकीय बल रेखा कहना उचित लग रहा है? उचित क्या लग रहा है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहना उचित लग रहा है, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए बनाई जाती है। काल्पनिक रेखाएं होती मान ली जाती हैं। समझ में आई बात? तो चुंबकीय बल रेखाएं भी लिखा मिल जाएगा किताब में, ठीक है। लेकिन अगर अपना अपना लॉजिक लगाओ तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा बेटर है चुंबकीय बल रेखा से। लेकिन दोनों में अंतर कोई नहीं। ये मत कहना कि दोनों में अंतर है, अंतर नहीं है कोई, दोनों का मतलब एक ही है। और ये रेखाएं जो होती है बंद वक्र बनाती हैं। बंद वक्र का मतलब एक पूरा बंद हो, चारों तरफ से क्लोज्ड हो, वक्र हो, मतलब एक वक्र बना हो, घुमा हुआ, इस तरीके का। वृत्त भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बंद हो मतलब कहीं से टूटा ना हो, कहीं खुला ना हो। समझ में आई बात? एक कर्व हो, वक्र रेखा हो, कर्व लाइन हो, और वो कर्व लाइन के दोनों एंड आपस में मिले हो, कहीं पर एंडलेस ना हो, मतलब सिरे ना मिल जाए तुमको कहीं के। एक ऐसी वक्र रेखा होती है जो जिसके दोनों सिरे मिले हों, खुले ना हो, और मिले होंगे तो बंद हो जाएगा वक्र। तो एक बंद वक्र बनाते हैं। अच्छा, क्यों बनाई जाती है रेखाएं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को देखने के लिए। क्योंकि चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र दिखता तो है नहीं। अगर तुम्हारे सामने हम चुंबक लाके यहाँ रख दें और हम कहें इससे क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र है, तो क्या दिखेगा तुमको? नहीं दिखेगा। तो उस चीज को समझने के लिए उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाई जाती हैं। और कैसे बनाई जाती हैं? चुंबकीय सुई रख करके, चुंबक है यहाँ पे इस तरीके से, ये बनाने के लिए एग्जाम में प्रैक्टिकल दिया जाता है, इसका प्रैक्टिकल कराया जाता है। चुंबक दे देंगे, कहेंगे चुंबकीय बल रेखाएं से चारों तरफ बनाओ। समझ गए? तो चुंबकीय सुई उठाओ और हर एक बिंदु पर यहाँ रखो, चुंबकीय सुई रखोगे तो ऐसे घूमेगी चुंबकीय सुई। तो यहाँ पर इस तरीके से खींच दो लाइन, फिर यहाँ रखोगे तो ऐसे घूमेगी, फिर यहाँ रखोगे ऐसे घूमेगी। चुंबकीय सुई जिधर जिधर घूमती चली जाएगी, ऐसे घूमती चली जाएगी। तो इस तरीके से हमको छोटे छोटे पॉइंट मिल जाएंगे, इस तरीके छोटे छोटे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और ये पॉइंट्स को जब हम आपस में मिलाएंगे ना तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा बन जाएगी। आई बात समझ में? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये हमको हमारे अध्ययन की सुविधा के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है, एक समझने की काम तरीका देता है। हमको एक समझ, हमारे दिमाग में एक समझ उत्पन्न करता है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। समझ में आई बात? इसीलिए इनको काल्पनिक रेखाएं कहता है, रियल में नहीं होती हैं, इनको बनाया जाता है समझने के लिए। रियल में चुंबकीय क्षेत्र होता है जो दिखता नहीं, ना चुंबकीय क्षेत्र दिखेगा ना वैद्युत क्षेत्र होता है। समझ में आई बात? बोलो। तो जब कोई चीज दिखेगी नहीं तभी तो कुछ ना कुछ मानेंगे रेफरेंस पॉइंट कि ऐसा होता है। और चुंबकीय क्षेत्र और अच्छे से अगर तुमको देखना ही है चुंबकीय क्षेत्र तो किसी न किसी रूप में दिख जाएगा। जैसे जैसे अगर चुंबक के चारों तरफ हम लोहे के पाउडर डाल दें, ऐसे बहुत सारा लोहे का पाउडर, एक गत्ता ले लें, गत्ते पे चुंबक रख दें बीच में, और उसके चारों तरफ चुंबक के क्या नाम है, लोहे का पाउडर डाल दें, और धीरे धीरे उसको से थप पाए, तो लोहे का जो पाउडर होगा वो अपना कुछ इस तरीके का पैटर्न बना लेगा, ऐसा पैटर्न बना लेगा, ऐसा पैटर्न। ऐसा लगेगा चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन गई। किसके द्वारा बन गई? लोहे के पाउडर द्वारा बन गई।
कुछ ऐसा पैटर्न बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र ऐसा ही होता है। तभी तो बन गया। बोलो, समझ में आ रहा है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कौन सी रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं। कहाँ होते हैं? चुंबक के चारों तरफ होते हैं। क्या बताने के लिए होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए होते हैं। किस तरह के होते हैं? बंद वक्र बनाते हुए होते हैं। इनकी दिशा चुंबक के बाहर क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। चुंबक के अंदर इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। ठीक। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, ये आपस में समांतर होती हैं। ये समांतर चलती हैं, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। समझ में आई बात? ये समांतर होते हैं। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, ये ध्रुव के पास बहुत घनी घनी होती है। घनी घनी, यहाँ घनी, यहाँ घनी। और जैसे ही ध्रुव से दूर जाएंगी, फैलती चली जाएंगी, दूर दूर होती चली जाएंगी। इससे ये पता चलता है कि ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रबल है। यहाँ पे ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ध्रुवों पे ज्यादा होती है। इसीलिए कोई भी चीजें जब मतलब चुंबक में आकर्षित होते हैं तो ध्रुव की तरफ आकर्षित होते हैं। बीच में चीजें कम चिपकती हैं। लोहे की पिन वगैरह चुंबक के पास लेके जाओ, अगर ऐसा चुंबक है तो साइडों में चिपक जाएगी जो पिन, बीच में जल्दी नहीं चिपकेगी। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ध्रुवों के पास ज्यादा है। आई बात समझ में? बोलो। ये सब बातें हमको इसमें लिखनी है, गुण में। ठीक। इससे गुण भी लिखवाएंगे, उसमें लिखनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समझ में आई कि नहीं बताओ? आई ना? सब सब लोग बोलो। आ गई समझ? लिखो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं। वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत, अविरत माने लगातार, लगातार, लगातार प्रदर्शित प्रदर्शित करती प्रदर्शित करती रेखाओं के, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई, खींची गई स्पर्श रेखा, रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लिख लो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक, ऐसा डायग्राम बना लो। जब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में लिखने को आए तो एक चुंबक बना के डायग्राम जरूर बनाना। इस तरीके का डायग्राम जरूर बनाना, बताने के लिए कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। चुंबक के चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होता है, ऐसा। चाहो तो एक दो और बना सकते हो, ऐसा। ठीक। ठीक है। और इसकी दिशा कर दो इधर, इधर एन से एस की तरफ। यहाँ एन से निकलती बल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलेंगी और एस में प्रवेश करेंगी ऐसे। और अगर इनके स्पर्श रेखा खींच दिया ऐसे, तो ये इधर वाला एस होगा, इधर वाला एन होगा। चुंबकीय सुई है ये, तो इधर की तरफ होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इधर की तरफ।
यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी। समझ में आ रहा सबको? कोई डाउट हो तो फोन जरूर लेना। हर बात को हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। अभी आगे और चीजें पढ़ेंगे। देखो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एस से एन की तरफ होती है, तो इस तरीके से चुंबक के अंदर यहाँ से कोई ऐसी रेखा नहीं निकल सकती है जो ऐसे सीधे चली जाए। नहीं 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 नहीं, सारी रेखाएं यहाँ से मुड़ करके उधर जाएंगी। ठीक, यहाँ से जितनी भी रेखाएं निकली हैं सब उधर चली गई, कोई सीधी रेखा निकलने वाली। एक नोट हेडिंग बताएं, ऊपर का मिटा दे। ऊपर का हमने पढ़ लिया चुंबक के चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। ठीक है, अब जरा हमको एक बात बताओ सब लोग, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ भी तो चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का खुद का चुंबकीय क्षेत्र है, और ये भी तो चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसका इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र में अगर ये चुंबकीय क्षेत्र रखेंगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबकीय क्षेत्र को भी तो प्रभावित करेगा, नहीं करेगा? ऐसा तो है नहीं कि ये चुंबक स्पेस में कहीं रखा हुआ है, पृथ्वी से बाहर कहीं रखा हुआ है, ऐसा तो है नहीं। है तो चुंबकीय क्षेत्र के ही अंदर। किसके चुंबकीय क्षेत्र में? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में ये चुंबकीय क्षेत्र वाला चुंबक रखा हुआ है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबकीय क्षेत्र को अगर प्रभावित करेगा तो एक्चुअल में इसके चारों तरफ थोड़ा सा और हम पीछे जाके आगे जाके देखें तो वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा नजर आएगा। ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसा नजर आएगा। बोर्ड पे हम दूसरा, ये शायद चित्र पहले कभी नहीं देखा होगा, नीचे वाला तो देखा होगा, हाई स्कूल में बनाया भी होगा। अब जो हम बनाने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझना। और ये है एच, यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। ठीक, ये एन से निकल करके एच में जा, जे ये तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है। बोलो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस बल रेखाएं जो होती हैं वो ऐसे निकलती है। तो ये है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ये है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। एक तरफ, एक तरफ देखो, बोर्ड पे देखो सब लोग कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। ये मैंने देखो बल रेखा बनाई है ना, दो दो इधर दो इधर, ये दोनों बल रेखाएं चुंबक से नहीं निकल रही हैं। ये पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसकी वजह से बल रेखाएं हैं। तो ये दिशा इसकी इधर है, इसका मतलब ये है इधर यन होगा, कहीं इधर ही तो यन होगा, उधर एस होगा। बोलो, उस तरफ कहीं एस होगा पृथ्वी का। तो और यहाँ से जो बल रेखाएं निकल रही है वो एन से एस की तरफ है। बोलो, तो जब एन के कुछ बल रेखाएं इसमें जब निकलेंगी एन से ऐसे निकलेंगी, और क्योंकि एस उस तरफ नजदीक पड़ रहा है ना पृथ्वी का, तो ये कुछ इस तरीके से घूम जाएंगी, इधर चली जाएंगी इधर, और एस में प्रवेश करेंगी पृथ्वी के, चुंबक से निकलेंगी ऐसे, ऐसे निकलेंगी इधर इस तरफ। एन इधर होगा तभी तो बल रेखा उधर जा रही है, इसलिए कहना ध्यान से समझो। एन इधर होगा तभी तो बल रेखाएं उधर जा रही है, इसका मतलब उधर हर निश्चित रूप से एस है, उधर निश्चित रूप से एस है। तो एन से जो बल रेखाएं निकलेंगी वो देखेंगी कि जब हमारे नजदीक एस है तो इधर घूम जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? ये बल रेखाएं इस तरफ नहीं आएंगी, क्योंकि ये बल रेखाएं उनको जो उस तरफ विरोध करेंगी, ये बल रेखाएं इधर इससे निकलने वाली बल रेखाओं का विरोध करेंगी। तो ये वाली जो बल रेखाएं हैं इस तरफ ना आकर के उस तरफ चली जाएंगी। समझ में आया? और यही कंडीशन यहाँ से बल रेखाएं प्रवेश कर रही ना यहाँ से, तो वो बल रेखाएं ऐसे आएंगी और उस तरफ ना जा करके इसमें चली जाएंगी,
इस चुंबक में प्रवेश कर जाएंगे। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं बनेंगी, ये वाली बल रेखाएं, वो इसमें प्रवेश कर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? कितने लोगों को नहीं समझ में आई? बिल्कुल बनेगा। ये एन देखो, यहाँ से बल रेखाएं निकलेगी तो एस में प्रवेश करेंगे कि नहीं करेंगी? यहाँ से निकल के एस में प्रवेश करेंगी। और एस, हाँ, चुंबक के जो एस, जो पृथ्वी का चुंबक है ना, उसके जो एस है उसमें चली जाएंगी ये, यहाँ से निकल करके, और फिर वहां एस से निकलेगी, इधर आ जाएंगी। और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो बन गए पूरा वक्र बंद कि नहीं? बंद वक्र हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं होता कि चुंबकीय बल रेखाएं कहीं पे कहीं और रुक गई, रुकता नहीं है, लगातार कंटिन्यू, मैंने यहाँ पे लिखवाया था लगातार, ये लगातार चलती रहती है, दिशा बताती रहती है। जब ये एन से यहाँ से निकलेगी तो एस में प्रवेश करेगी, तुम पृथ्वी के एस में, और पृथ्वी के एस से भी तो निकलेंगे और यहाँ एस पे आ जाएंगे। आई बात समझ में? पृथ्वी के सॉरी एन से निकलेंगी और बल रेखा यहाँ तक चलेंगी, और यहाँ से फिर देखो यहाँ जुड़ी हुई है, तो कहीं खुला नजर आया? कहीं कोई बल रेखा टूटी नजर आई? नहीं नजर आई, बंद वक्र ही तो बनाएंगी। ये दो रेखाएं जो मैंने बनाई है, ये पृथ्वी की बल रेखाएं हैं, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। किसके लिए है? पृथ्वी के लिए। पृथ्वी के पास खुद का भी तो चुंबकीय क्षेत्र होता है। अभी हम आगे पृथ्वी का चुंबकत्व पढ़ाएंगे, उसमें डिटेल में बताएंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक चुंबक की तरह बिहेव करती है। इसके पास खुद का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसके चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। तभी तो इस चुंबक को लटकाव स्वतंत्रता बोध होता है, दक्षिण दिशा में घूम जाता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से घूम जाता है। समझ में आई बात? हाँ, तो वो जब अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा तो उसके तो कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी? नहीं बनेगी। अगर चुंबक का जैसे बनता है चुंबकीय क्षेत्र, तो बल रेखाओं को प्रदर्शित करते हो, तो पृथ्वी का अगर चुंबकीय क्षेत्र, उसके तो कुछ बल रेखाएं बन सकती है। वो बल रेखाएं ये मैंने बना दी कि नहीं बताओ? ये बल रेखा, अब इस चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये दोनों। समझ में आई बात? तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा, जो चुंबक थोड़ा दूर जाओगे तो कुछ इस तरीके का बिहेवियर दिखाएंगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृथ्वी की जो होंगी ना, वो कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से निकल कर इधर चले जाएंगी, पीछे नहीं इसमें आएंगी, इधर चले जाएंगी। इधर मतलब किधर चली गई? हवा में नहीं चली गई, इधर मतलब चली गई पृथ्वी के एस ध्रुव की तरफ चली गई। समझ में आई बात? और पृथ्वी के एन ध्रुव से कुछ बल रेखाएं आ रही थी, अचानक से यस मिल गया तो वो उधर ना जाकर के इसमें प्रवेश चली गई, इसमें प्रवेश करके चली गई। समझ में? ये कहाँ से आ रहे थे? ये कहीं हवा, जमीन के अंदर से हवा से नहीं आ रही थी, ये पृथ्वी के एन ध्रुव से आ रही थी बल रेखाएं, जैसे ये आ रही थी, ये आ रही थी, ऐसे ये भी आ रही थी। समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं? तुम बताओ, आप समझ में आया? अब अगर हम ध्यान से देखें तो चुंबक के अगल बगल दो ऐसे बिंदु नजर आएंगे जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं हों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी। नहीं बताओ कहाँ? एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये दो ऐसे पॉइंट हैं चुंबक के दोनों साइड में। यहाँ पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नजर नहीं आएगी। अच्छा, क्यों नजर नहीं आएगी बताओ? क्यों नजर नहीं आएगी? बहुत आसान है समझना। जरा इसके इस तरफ देखो, इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? नीचे की तरफ। और इसके जस्ट बाएं दाएं देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी भी, या चुंबकीय क्षेत्र लाइन बनेगी भी, तो उसकी दिशा किधर होगी? ये वाला उसको एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और उसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, तो एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। हाँ, ये हो सकता है अगर दो दिशाएं हो भी सकती हैं चुंबकीय क्षेत्र की, अब मान अगर बराबर है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, चुंबकीय क्षेत्र भी गायब हो जाएगा, है या नहीं? इसके इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र नीचे की दिशा में है, इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र ऊपर दिशा में, इसका मतलब बीच में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं। आई बात समझ में? बोलो। अगर हम किसी एक पॉइंट पे ऐसे बैठे हो, इधर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो, और इधर लो टेम्परेचर हो, तो बीच में नॉर्मल टेम्परेचर ही तो होगा। नहीं समझ में आया? उदासीन बिंदु ही तो होगा। यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ पर कोई चुंबकीय, यहाँ भी वैसे सेम कंडीशन है। इस तरफ देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ है, इसके जस्ट बाएं तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ है या नहीं बताओ? तो बताओ इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कोई नहीं होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा ही नहीं, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र ये चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे इस पॉइंट पर।
तो यहाँ पर कोई दो ऐसे बिंदु जरूर होंगे चुंबक के अगल बगल जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा, शून्य होगा, और इन बिंदुओं को हम क्या कहेंगे? उदासीन बिंदु। क्या कहेंगे? उदासीन बिंदु कहेंगे। अब बताओ ये बात, क्या ये जानकारी पहले थी तुम लोगों को? नहीं थी ना? अब समझ में आया? ये है उदासीन बिंदु। अगर कोई तुमसे पूछे कि चुंबक के अगल बगल के उदासीन बिंदु कौन है और ये क्यों उत्पन्न होते हैं, बता दोगे? हैं? प्रकृति के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ये बिंदु उदासीन हो जाते हैं। यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, इसकी दिशा विपरीत है, समान है। ठीक, याद रखोगे बात। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र विपरीत व समान, ये लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर 0, यहाँ पर इस बिंदु पर। ठीक, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत है और समान है। ठीक, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। बना लो चित्र, बनाओ। ठीक, हेडिंग बनाओ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये हेडिंग बना लो। रेखाओं के गुण में लिखो नंबर 1, ये रेखाएं बंद वक्र होती हैं। ये रेखाएं बंद वक्र होती हैं जो चुंबक के बाहर एन ध्रुव से एस ध्रुव एन ध्रुव, ये बात तुम लोगों को पहले से पता है ना? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है चुंबक के बाहर एन से एस की तरफ, और चुंबक के भीतर इसकी दिशा एस से एन की तरफ होती है। पता है ना ये बात सबको? ठीक, इसके बाद नंबर दो, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगर इस रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दो तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चल जाएगी, है ना? जैसे मान लिया चुंबकीय बल रेखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, हमको इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच दो, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्पर्श रेखा खींचने पर इधर जाएगी तो इस तरफ होगी। बोलो, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्पर्श रेखा खींचो इधर चली जाएगी। है या नहीं, बताओ? समझ में आई? अगर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा बनी है, ये बनी हुई है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबक से निकलने वाली, ये कल मैंने बनाया था। तो हमको इस पे चुंबकीय क्षेत्र, हमको किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, यहाँ निकालनी है। तो हम क्या करें, इसके ऊपर एक स्पर्श करती हुई रेखा बना लो, स्पर्श रेखा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। स्पर्श रेखा मतलब टच करती है, सीधी रेखा।
इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने की दिशा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, बोलो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी दिशा ज्ञात करनी है, तो इसको टच करते हुए रेखा खींचेंगे तो ऐसे तो होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ ये होगी, बोलो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र दिशा निकालनी हो तो हमको ऐसे खींचना होगा, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र दिशा मतलब चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा पूरी तो ये है ना, ये उसी दिशा में खींचो स्पर्श रेखा, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा है उसी दिशा में स्पर्श रेखा खींचो, तो वही दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्लियर हुई बात? हाँ, हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा अलग अलग है, दिशा अलग अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, बात समझ में? इसी तरह बना लेना। नंबर 3, ये रेखाएं एक दूसरे को, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, मतलब समांतर रहते हैं, है ना, अर्थात ये परस्पर समांतर रहते हैं, ये समांतर रहते हैं, और अगर एक दूसरे को मान लिया कहीं पे काट देंगी ना तो वहां पर दो दिशाएं हो जाएंगी चुंबकीय क्षेत्र की, और जो एग्जैक्टली का जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये जो थी, और एक दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर है, और ये दोनों एक दूसरे को देखो काट रही है कि नहीं काट रही, काट रहे ना, तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो तुम यही नियम अपनाओगे, दूसरा वाला क्या करोगे, स्पर्श रेखा खींचोगे, तो इसके ऊपर स्पर्श रेखा इधर खींचोगे तो होगा इधर होगी दिशा, और इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा को जब देखोगे तो इसके ऊपर स्पर्श रेखा ऐसे खींचोगे, है नहीं, एक बिंदु पे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई और दोनों की दिशाएं अलग अलग है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो दो हो गई, इधर भी हो गई और इधर भी हो गई, जो इम्पॉसिबल है या नहीं बताओ? एक बिंदु पर दो जगह दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा नहीं हो सकती है, वो एक बिंदु पर एक ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो इसलिए ये रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती, अगर कट जाएंगे तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो हो जाएगी और दो दिशाएं संभव नहीं होती, यही बात समझ में? हाँ, बात समझ में आई? इसलिए ध्यान रखना, ये बात भूलना मत, दो चार चार गुण जरूर याद रखो, तीन तो मैंने लिखवा दिए, एक गुण और लिख लो। ध्रुवों के निकट ये रेखाएं पास पास, ये रेखाएं पास पास, ध्रुवों से दूर ये रेखाएं दूर दूर होती हैं, दूर दूर होती हैं, ठीक, ये बात समझ में आई? ध्रुवों के पास ये रेखाएं पास पास और ध्रुवों से दूर ये रेखाएं दूर दूर। और एक बंद लिख लो नंबर 5, उदासीन बिंदु कल बताया था मैंने, चुंबक के अगल बगल होते हैं दो, इसमें कहाँ है उदासीन बिंदु, गायब कर दिया उदासीन बिंदु, ये बिंदु उदासीन करो क्रॉस करके, उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, ये 5 गुण जरूर याद रखना चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के, बहुत कठिन नहीं है, ये बहुत इजी है, हर एक पॉइंट समझा हुआ है कहा, देखो है इजी है कि नहीं, हर पॉइंट समझा हुआ है, देखो उदासीन बिंदु भी समझा हुआ है, ये भी समझा हुआ है, ये भी समझा हुआ है, हर पॉइंट को मैंने समझा रखा है, ये 5 गुण जरूर याद रखो, जल्दी लिखो फिर हम आगे नई बात बताएं।
इंपॉर्टेंट। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। एक काम करो, रेखाएं की जगह रेखाओं में लिखो है। चुंबकीय बल रेखाओं एवं विद्युत बल रेखाओं, रेखाओं में अंतर, दोनों में अंतर क्या है, ये है। चुंबकीय बल रेखाओं एवं विद्युत बल रेखाओं में अंतर। चुंबकीय बल रेखाओं एवं विद्युत बल रेखाओं में अंतर। अच्छा, दोनों में अंतर कैसे लिखा जाए? तुलनात्मक रूप से अंतर दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो एक बीच में लाइन खींच दो, ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे लाइन खींच दो, और इस तरफ लिखो चुंबकीय बल रेखाएं। ये चुंबकीय बल रेखाएं लिखा है ना मैंने, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लिखना चाहिए था यहाँ पे, बल रेखाएं ठीक नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लिख दो, और यहाँ लिख दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखो इधर लिख लो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, रेखाएं लिख दो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और इधर लिख दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं। सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो, तभी समझ में आएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अब सही वक्र बनाती है। इनका जो वक्र बनता है वो पूरी तरीके से बंद होता है। वक्र मतलब वो घूमी हुई रेखा, टेढ़ी वाली रेखा, उसको वक्र कहेंगे। और इनका वक्र हमेशा बंद रहता है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म होगा। ठीक, ये जहां से चलेंगी वहीं पे जाके एंड हो जाएंगी, बीच में कहीं भी इधर उधर नहीं जाएंगी, रुकेंगे नहीं, वक्र नहीं बनाती है। ये सदैव, ऐसे लिखो, सदैव बंद वक्र बनाती है ये रेखाएं। ठीक, और ये बंद वक्र नहीं बनाती, बंद वक्र नहीं बनाती, नहीं बनाती। इस बात को क्लियर करके समझ पाए कि नहीं? देखो हम बोर्ड पे बता देते हैं। बंद वक्र मतलब कहीं पर अगर चुंबक होगा तभी तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। हमको कहीं मान लिया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखना है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को स्वरूप देखना है, तो मान लिया कहीं पर चुंबक होगा, ये चुंबक ही है, और चुंबक में बाई डिफॉल्ट दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो मान लिया कहीं पे चुंबक है और यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकलेंगी, एन से, तो ऐसा थोड़े है कि इधर उधर कहीं ऐसे चली जाएंगी, ऐसे हवा में लटक देखो बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एन से बल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकली और ऐसे उधर हवा में टंग गई, या ये इधर की तरफ चली गई या इधर की तरफ चली गई, ऐसा नहीं है। ये अगर एन से निकले होंगे तो कहीं ना कहीं एस में प्रवेश करेंगी। समझ में आई? तो ये निश्चित रूप से एन से निकली है तो एस में जरूर जाएंगी। समझ में आई बात? और अगर एस इसके आसपास कहीं है तो आसपास में चली जाएंगी, ऐसे है। और ये जो है यस पे जाके ही रुक नहीं जाएगी, तो ऐसे ये रुकती और रुकने वाली रेखाएं नहीं है, ये कंटिन्यू चलने वाली रेखाएं हैं। तो ये एन से निकलेंगी, एस के पास तो जाएंगी, तो एस के से फिर वो एन की तरफ चले जाएंगी। समझ में आई बात? तो ये सतत चलने वाली रेखाएं हैं। देखो सतत रूप से बंद वक्र बनाने वाली रेखा। अब देखो यहाँ पे एक पूरा बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? एक वक्र ऐसा बन गया कि पूरा बंद हो गया है, बोलो। तो ये बंद वक्र है। और इसमें क्या होता है, इसमें कोई आवेश तुमने ले लिया तभी तो वैद्युत क्षेत्र तभी तो उत्पन्न होगा, आवेश की वजह से। यहाँ पे कोई आवेश ले लिया, तो यहाँ पे जब कोई आवेश ले लिया, बिंदु आवेश है, और आसपास कहीं पे दूसरा कोई आवेश नहीं है,
तो यहाँ पे कोई द्विध्रुव तो बनेगा नहीं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो होंगी ना, और वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे बाहर निकलेंगी। हाँ सॉरी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बाहर निकलेगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेगी ना, तो ऐसे बाहर निकलेगी। अब ये बाहर निकल करके कहाँ जाएंगे इनका कुछ पता होता नहीं है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बन तो गई फील्ड लाइन, लेकिन ये कहाँ जाएंगी, इसको कहाँ, ये जाएंगी माइनस की तरफ, ऋण आवेश की तरफ, और ऋण आवेश के आसपास कहीं नहीं, समझ गए। तो ये बाहर की तरफ तो निकलेंगी, लेकिन ऋण आवेश किधर है, कहाँ जाएंगी, कुछ पता नहीं इसके पास, तो ये ऋण आवेश की तरफ चले जाएंगे। ऋण आवेश जैसे यहाँ पे ऋण आवेश रख दोगे माइनस क्यू, तो ये यहाँ से निकलेगी माइनस प्लस क्यू से, और इधर की तरफ जाएंगे प्लस से माइनस की, प्लस से माइनस की तरफ, लेकिन वापस उल्टा नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है कि ये इधर से फिर आ जाए वापस, ऐसा नहीं, ये जाएंगे तो, लेकिन वापस नहीं आएंगे। सारी की सारी फील्ड लाइन माइनस क्यू की तरफ चली जाएंगी, सारी की सारी सब माइनस क्यू तरफ जाएंगी, तो वापस तो आ नहीं रही है, तो बंद वक्र कहाँ बना। हाँ वही वाली है, यही वाली, यही विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर आने, इसकी तरफ आ रही है, माइनस में आती है इसकी तरफ आती है। समझ में आई बात, बोलो। हाँ तो वो जो आ रही है ना, तो वो कहीं प्लस से ही तो आ रही होंगी, प्लस से आ रही होंगी, तो ये बगल में प्लस है तो कुछ बल रेखाएं यहाँ से निकली होंगी, क्षेत्र रेखाएं, और कुछ बाहर अनंत से आ रही होंगी। कुल मिला के आती है लेकिन वापस नहीं जाती, तो बंद वक्र नहीं बनता है। इसमें बंद वक्र साफ साफ दिख रहा है, एन से निकल करके एस में जा रही, फिर एस से एन की तरफ जा रही है अंदर। क्या इसमें ऐसा हो रहा है कि बाहर से तो इधर निकल रहा था, अंदर से फिर ये इधर जा रहा हो वक्र, ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जब नहीं हो रहा है तो ये बंद वक्र नहीं बन रही। क्लियर हुई बात, ये बताओ मेरे है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। दूसरा नंबर देखो, चुंबकीय में एकाकी एकाकी ध्रुव, एकाकी चुंबकीय ध्रुव, एकाकी चुंबकीय ध्रुव नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। एकाकी चुंबकीय ध्रुव नहीं पाएगा, कोई सिंगल ध्रुव नहीं होगा, कोई एन जरूर, खाली चुंबक में एन नहीं मिलेगा, एन और एस दोनों साथ में नहीं, ठीक, एस नहीं मिलेगा खाली, एन एस हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं कि एन खाली हो, ऐसा चुंबक मिल जाए जिसमें खाली उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ही ना हो, या ऐसा चुंबक हो जिसमें दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव हो, ऐसा चुंबक नहीं मिलने वाला। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में एकाकी ध्रुव नहीं पाया जाएगा, दो ध्रुव होंगे, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं में इसमें एकाकी ध्रुव होता है, एकाकी ध्रुव होता है, दो ध्रुव में एकाकी ध्रुव होता है, आवेश के रूप में, यहाँ ब्रैकेट में लो आवेश, आवेश के रूप में, ठीक। और थर्ड नंबर देखो, चुंबकीय पदार्थ से, चुंबकीय पदार्थ से किसी भी कोण पर निर्गत या आपतित, निर्गत या आपतित हो सकती है, आपतित हो सकती है, किसी भी कोण पर या तो बाहर निकलेगी, किसी भी कोण पर आपतित हो जाएंगी, किसी भी एंगल पर, ठीक। और इसमें लिख लो नंबर 3 में, हो सकते हैं ये सदैव किसी पृष्ठ के किसी पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, तो ये तीन मुख्य अंतर जरूर याद रखना, ठीक है, ये तीन अंतर जरूर याद रखना।
चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और विद्युत क्षेत्र रेखाओं में 3 मुख्य अंतर याद रखना है। लिख लो। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे चुंबकीय द्विध्रुव। इसको लिख लो, फिर हेडिंग बनाओ, चुंबकीय द्विध्रुव।